आज का प्रश्न एक है कि देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के समाधान के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में भारत सरकार की नीतियों और पहलों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करें। यानी कि हमें ये देखते हुए कि किस तरीके से देश की जो है ऊर्जा आवश्यकता जो है वो बढ़ रही है, तो इसको पूरा करने के लिए मतलब अलग अलग तरीके से हम इसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर के थ्रू पूरा कर सकते हैं, विंड के थ्रू, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, सौर ऊर्जा के थ्रू। ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की जो नीतियां हैं, ठीक है, और इसकी क्या इफ़ेक्टिवनेस है, किस तरीके से ये काम कर रही है, इसका हमें क्या करना है, विश्लेषण करना है। ठीक है, इसका हमें विश्लेषण करना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि देखिए, भारत जो है ये इस टाइम पे एक ऐसे पीरियड से गुज़र रहा है जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, यानी कि आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास, साथ ही साथ में औद्योगिकरण, अर्बनाइजेशन और जो डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक है, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है उसका एक्सपेंशन, ठीक है, यानी कि उसका विस्तार, ये सब बढ़ रहा है। ठीक है, ये सब बढ़ रहा है और इससे इससे हो क्या रहा है कि जितना हम विकास कर रहे हैं उतना ही देश की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यानी कि जो हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसके लिए हम ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल पे निर्भर नहीं रह सकते, जैसे कि कोल हो गया। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम विकास करना चाहते हैं, साथ ही साथ में हम सतत विकास का भी लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम एसडीजी गोल्स की बात करते हैं कि 2030 तक एसडीजी गोल्स हमें फुलफ़िल करने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में नेट ज़ीरो हम बनना चाहते हैं 2070 तक। ठीक है, हम अपने कार्बन एमिशंस को कम करना चाहते हैं। हम 2030 तक अपनी जो टोटल एनर्जी है वो 500 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो ऐसे जो गोल्स या टारगेट्स इंडिया ने ले रखा है, तो उसमें हमें क्या करना होगा कि ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल से हटना होगा और हमें कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और प्राइस वॉलेटिलिटी और इंपोर्ट डिपेंडेंस, है ना, ये सब चीज़ें जो हैं इनसे बचने के लिए हमें एक क्लीन एनर्जी के तरफ जाना होगा या फिर एक ऑल्टरनेट एनर्जी के ऑप्शन की तरफ जाना होगा, जो कि सोलर एनर्जी है। ठीक है, और यह सतत भी है, ये सेल्फ रिलायंट एनर्जी सॉल्यूशन है, क्योंकि भारत की अगर हम क्लाइमेट वाइज भी भारत को देखें तो ये जो सोलर एनर्जी है वो बहुत अच्छा एक स्रोत होगा एनर्जी का। साथ ही साथ में अब हम उसकी पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं। तो मेन बॉडी में क्या है कि अब हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इनिशिएटिव्स बताते हैं। तो पहला है नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, जिसका नाम पहले क्या था, पहले इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, तो ये क्या है ना कि जो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हो रहा है सोलर एनर्जी का भारत में, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ है ये नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है सोलर एनर्जी को, ठीक है, सोलर एनर्जी को क्या बनाना है, सस्ता, सुलभ और इसकी उपलब्धता को बढ़ाना है, यानी कि इसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है, इसकी अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना है, इसकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना है। साथ ही साथ में ये जो मिशन है इसने अपने टारगेट वाइज अपने फेज़ जो है इसने बांट रखे हैं, ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड कनेक्टेड, दोनों, ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स और ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स दोनों की। फिर अब हम इसके प्रभाव को देखें तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है निजी निवेश आकर्षित हुआ है। ठीक है, तो बड़े पैमाने पर निजी निवेश आकर्षित हुआ। ठीक है, साथ ही में सौर टैरिफ में ऐतिहासिक गिरावट आई, यानी कि जो सोलर टैरिफ है उसमें डिक्लाइन देखा गया है। और उदाहरण के लिए हम बताएंगे कि राजस्थान और गुजरात में 1000 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले सौर संयंत्र स्थापित हैं। और इसमें हम ये भी बता सकते हैं जो राजस्थान है वो
अमूमन मैक्सिमम टाइम्स ये जो है सोलर एनर्जी में टॉप करता है, ठीक है, टॉप करता है राजस्थान। तो ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। फिर हम बताएंगे और क्या क्या चीज़ हो रही है नेशनल सोलर मिशन के अलावा। सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट स्कीम है, ठीक है, सौर पार्क एवं अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना। इसमें क्या होता है कि जो बड़े सौर संयंत्र होते हैं ना, उनको लगाने के लिए जो भूमि, ट्रांसमिशन और जो पॉलिसी रिलेटेड रिस्क होते हैं ना, उसको कम किया जाता है। और इसमें जो राज्य सरकारें होती हैं वो आपको लैंड अवेलेबल कराती हैं। साथ ही साथ में केंद्र क्या करता है, वित्तीय सहायता करता है। तो राज्य सरकारें आपको भूमि उपलब्ध कराती हैं और साथ ही साथ में केंद्र आपको वित्तीय सहायता देता है। इसका महत्व क्या है कि देखो, परियोजना क्रियान्वयन में तेज़ी होगी, यानी कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बढ़ेगा और जो इन्वेस्टर्स होंगे उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा। उदाहरण आप दे सकते हो कि भादला सोलर पार्क जो है राजस्थान का, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है, भादला जो है राजस्थान का। फिर आप पावागढ़ सोलर पार्क की बात करोगे गुजरात में, ऐसे ऐसे 2-3 एग्जाम्पल दोगे। फिर हम रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। तो रूफ टॉप सोलर स्कीम में क्या है कि जो लोग मतलब अपने रेजिडेंशियल यानी कि ये आवासीय या फिर कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक या फिर गवर्नमेंट के जो भवन होते हैं, सरकारी भवन, उसकी छतों पर सोलर पैनल जो लगाएंगे उनको सब्सिडी दी जाएगी लगाने के लिए, ठीक है। और जो है एक नेट मीटरिंग सिस्टम अलाउ किया जाता है, जिससे जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो अपनी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी ना ग्रिड के थ्रू जो है भेज सकते हैं, अपनी जो है बेच सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक इनकम जनरेशन भी उनकी होगी। साथ ही साथ में मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और कंज्यूम भी वो सोलर एनर्जी कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज एनर्जी जनरेशन है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि डिसेंट्रलाइज एनर्जी जनरेशन हो रही है, ट्रांसमिशन लॉस में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। और जो रूफटॉप सोलर हम देखते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर, रेलवे स्टेशंस के ऊपर, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर, तो उसमें कई हद तक कमी आती है। एक सेकेंड। फिर हम फिर देखेंगे पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को समाहित करती है, ठीक है। ये इंटीग्रेट करती है सोलर एनर्जी को एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इसमें क्या होगा कि जो फार्मर्स होते हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है सोलर पंप्स इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। अपनी जो फार्म है, अपना जो खेत है, उसके अंदर वो सोलर पंप जो है इसको इंस्टॉल करते हैं, अपॉर्चुनिटी दी जाती है उनको इंस्टॉल करने के लिए। साथ ही साथ में ऑफ ग्रिड प्लांट्स और सोलर प्लांट्स ये सब आप लगा सकते हो अपने सरप्लस लैंड पर, ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास भूमि है उस पर। तो ये है पीएम कुसुम स्कीम। इसका प्रभाव क्या होगा कि जो फार्मर्स होंगे उनकी डीजल पे जो वो मोटर्स वगैरह ये सब पंप्स वगैरह लगाते थे, तो उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ में फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी। एग्ज़ाम्पल इसका होगा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सौर पंपों का उपयोग। फिर हम बताएंगे पीएलआई स्कीम इसमें कितनी ज़्यादा उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो पीएलआई मतलब प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या होता है कि जो सोलर सेल होते हैं ना और जो मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, इसमें इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन करने के लिए कि हमारे देश में हो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, इसीलिए पीएलआई योजना को शुरू किया गया, ठीक है। इससे हम लोग सेल्फ रिलायंट भी बनते हैं। तो इसका महत्व यही होगा कि आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा और हमारी जो आयात पे निर्भरता है वो कम हो सकती है। उदाहरण के लिए भारत में बड़े सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स का विकास, ठीक है।
फिर आप वे फॉरवर्ड आप मेंशन करोगे कि देखो जो ऊर्जा भंडारण तकनीक है इसका विकास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक चैलेंज है कि इंडिया के अंदर अभी भी एनर्जी स्टोरेज जो टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत कम है, ठीक है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी पे अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको हम पूरी तरीके से बेस्ड नहीं कर पा रहे हैं, या उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। तो हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा बैटरी स्टोरेज, पम्प्ड हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह पे, ठीक है। फिर है विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा, ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज सोलर एनर्जी का प्रमोशन करना होगा, जैसे माइक्रो ग्रिड्स हो गए, और रूरल एरियाज़ में एक काम कर सकते हैं, सामुदायिक सौर परियोजनाएं चालू कर सकते हैं ट्राइबल रीजन्स में, रिमोट एरियाज़ में। साथ ही साथ में पॉलिसी और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जैसे कि नेट मीटरिंग पॉलिसी को पूरे स्टेट में लागू करना, है ना, और सिंगल विंडो क्लियरेंस निकालो ताकि ज़्यादा जल्दी इसका अप्रूवल हो, ठीक है। फिर हम लैंड और इन्वायरमेंटल बैलेंस के बारे में बात कर सकते हैं कि एग्री फोटोवोल्टेइक मॉडल और सोलर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जो बंजर भूमि होती है, जो कनाल्स होते हैं वहाँ पे लगाना, ठीक है। यहाँ पे ना एक स्कीम थी, एक स्कीम और थी जो जिसकी टैगलाइन थी कि ऊपर बिजली नीचे मछली, जिसमें ये शायद ये बिहार की जल जीवन हरियाली योजना है, जिसमें नीचे जो है वो एक्वा कल्चर को प्रमोट किया जाता है, ऊपर वो सोलर और पैनल वगैरह लगा देते हैं एक ऐसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर खेत में खड़ा करके। तो उससे क्या होता है कि उनका दो काम साथ में होते हैं, उनकी इनकम भी बढ़ती है और साथ में सोलर एनर्जी भी जनरेट होती है। तो आप इससे स्किल डेवलपमेंट को भी आप रिलेट कर सकते हो कि जो सौर टेक्नीशियंस होते हैं यानी कि सोलर टेक्नीशियंस, इनकी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए और हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कंक्लूड आप कैसे करोगे? आप बताओगे कि देखो अपनी सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत का दृष्टिकोण जो है बहुत ज़्यादा मल्टीफेसिटेड है, ठीक है, और साथ ही साथ में जो प्रोडक्शन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये सब इस पे इंडिया बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। इसमें आप मेक इन इंडिया स्कीम का भी जिक्र कर सकते हो, ठीक है, और साथ में एमएसएमई में ज़ीरो इफ़ेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट पॉलिसी की बात कर सकते हो, और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो टारगेट्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो टारगेट्स आप मेंशन कर सकते हो। पंचामृत जो आई थिंक बजट 24-25 में आया था, पंचामृत का कॉन्सेप्ट, उसको भी आप यूज़ कर, आई थिंक 23-24 में आया था, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ में जो प्रोग्रेस है हम बताएंगे कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस इस फील्ड में किया है, हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन उसको इंडिया मीट कर सकता है क्योंकि भारत के पास बहुत ही व्यापक सौर पोटेंशियल है, सोलर पोटेंशियल है, और इंडिया जो है लीडिंग नेशन है ना। तो इसमें हम बता सकते हैं कि मतलब रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ ग्लोबल ट्रांजिशन हो रहा है। ऐसे में इंडिया, जहाँ इंडिया का रीन्यूएबल एनर्जी में जो है 3rd पोजीशन है ओवरऑल, है ना, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। फिर क्वेश्चन 2 आ जाता है जिसमें हम बताएंगे कि भारत में भविष्य में बंदरगाहों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावनाओं की जांच कीजिए। तो हम पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे और क्या क्या इंडियन पोर्ट सेक्टर है जो चुनौती फेस करता है, ठीक है। तो देखो जो इंडिया की स्ट्रेटजिकल जोग्राफिकल लोकेशन है ना, यानी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, इसकी जो कोस्टलाइन इतनी वास्ट है, साथ ही साथ में मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम डेवलप कर रहे हैं, इन चीज़ों से ना बहुत ही बड़ा एक फ्यूचर पोर्ट डेवलपमेंट देखा जा सकता है कि होगा। साथ ही साथ में हमारा जो आर्थिक प्रोस्पेरिटी है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, वो भी बढ़ेगी। और ये हालांकि ये जो पोटेंशियल है इसको रियलाइज़ करने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा। इसमें फिर हम थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ से क्षमता को साकार करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दोगे, फिर आप बताओगे कि जिसमें 12 प्रमुख यानी कि 12 मेजर और 200 से अधिक अधिसूचित यानी कि नोटिफाइड माइनर और इमीडिएट पोर्ट्स हैं, ठीक है, और हमारी इतनी जो है कोस्ट लाइन है, ठीक है।
और नौगम्य जल मार्गों के इतने विशाल नेटवर्क के साथ देश में व्यापार की मात्रा बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं, यानी कि बहुत ही इमेंस पोटेंशियल है हमारी कंट्री के पास, जो भी ट्रेड वॉल्यूम से इतने बढ़ रहे हैं उसको टैकल करने के लिए। फिर आप मेन बॉडी पे आओगे, आप बताओगे कि भारत में जो पोर्ट्स की संख्या है वो बढ़ने का क्या क्या भविष्य है उसका, ठीक है। तो इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है, इकोनॉमिक यानी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं हैं और समुद्री व्यापार पर जो हमारी निर्भरता बहुत बढ़ रही है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा, जो बंदरगाहों की संख्या होगी ना, और साथ ही साथ में विविधता होगी, दोनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में सिर्फ मेजर नहीं बल्कि छोटे बंदरगाहों का बहुत होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मुझे बिहार का याद आता है, ठीक है, लेकिन आप यूपी में अगर आपको कोई एग्जांपल याद आ रहा है तो आप वो मेंशन कर सकते हो कि पटना में अभी एक ड्राई पोर्ट खुला है, ड्राई पोर्ट बेटा में, तो वो आप एग्जांपल यहाँ डाल सकते हो कि छोटे छोटे पोर्ट्स और खुल रहे हैं। फिर बढ़ता विदेशी व्यापार और औद्योगिकरण की बात होगी कि देखो इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और मेक इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, और पीएलआई स्कीम्स जो होती हैं, ठीक है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर और पीएलआई स्कीम्स जो हैं, तो इसकी वजह से जो है मैरीटाइम कार्गो की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है। और एग्जांपल के लिए हम बताएंगे कि नया नया कंटेनर और साथ ही साथ में जो बल्क पोर्ट्स हैं, है ना, ईस्ट कोस्ट पे, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं हैं, हम बताएंगे। फिर है सागरमाला परियोजना, तो इसमें आप बताओगे कि कैसे बंदरगाहों का आधुनिकीकरण करने की जो पहल है वो गवर्नमेंट ने की है, और साथ ही साथ में नए बंदरगाह, न्यू पोर्ट्स और तटीय आर्थिक क्षेत्र यानी कोस्टल इकोनॉमिक जोन का विकास किया जा रहा है। और इससे जो नए ग्रीनफील्ड पोर्ट्स हैं इसकी संभावना बहुत बड़ी है। उदाहरण के लिए आप एक सिर्फ विजिंजम केरल का भी नाम लिख सकते हो, विजिंजम केरल का जो पोर्ट है। फिर पूर्वी तट और एक्ट ईस्ट नीति की हम बात करेंगे कि भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसके तहत पूर्वी तट को बहुत ज़्यादा हम प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी ईस्टर्न कोस्ट को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा ना, एशियान की कंट्रीज़ से भी कनेक्टिविटी है, नॉर्थ ईस्ट से भी है ना, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारी उसको भी ये सुदृढ़ करेगा, ठीक है। फिर हम रिज़ल्ट देखेंगे कि देखो जो डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं, है ना, ईस्ट कोस्ट के, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, और ट्रांसशिपमेंट हब की जो है पोटेंशियल बढ़ रही है। बताओगे आप कि उड़ीसा में डीप सी पोर्ट्स को प्रपोज किया गया है, आंध्र प्रदेश में भी किया गया है, इस तरीके से उदाहरण देना है। फिर है द्वीपीय और रणनीतिक बंदरगाहों का विकास, तो इसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड जो ग्रुप्स हैं, ये मेजर सी लेन्स जो इंडियन ओशियन में वहाँ पे लोकेटेड है, और इनका सिग्निफिकेंस क्या होगा, एक तो सामरिक सुरक्षा यानी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, साथ ही साथ में इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट। फिर उदाहरण में फिर आप बता सकते हो कि ग्रेट निकोबार में गलाथिया बे में मेगा पोर्ट की योजना बनाई गई, ठीक है। फिर आप बताओगे कैसे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें देखिए ना, आज जो हमारी सरकारें हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ इतना ज़्यादा, मतलब वो चाहती हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट हो, इन्वेस्टमेंट आए, है ना। तो चाहे वो फिर स्पेस हो या अभी वो शांति बिल हो, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, तो हर जगह प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जाता है। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी है कि जो पोर्ट्स डेवलपमेंट है इसमें भी प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए, ठीक है। और पीपीपी मॉडल का सहारा लेके, और एक जो पोर्ट्स हैं नए नए उनका जो है उनका निर्माण किया जाए। फिर प्रभाव इसके क्या होंगे कि देखो, जो राज्यों द्वारा नई नई पोर्ट पॉलिसी लेके आई जा रही है, ठीक है, और जो मतलब नॉन मेजर या फिर माइनर जो पोर्ट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, और जैसे गुजरात में भारत के सबसे अधिक माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है, इसका आप एग्जांपल दे सकते हो। फिर आप कंक्लूड कैसे करोगे, आप बताओगे कि देखो इंडिया जो है ना वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स इंक्रीजिंग, हम अपना जो है पोर्ट्स का नंबर भी बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ में हम उसकी क्षमताओं का भी विकास कर रहे हैं, ठीक है। और जो इकोनॉमिक यानी कि जो आर्थिक और स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक, और साथ ही साथ में जो मैरीटाइम, ठीक है,
जो हमारी जो ये मैरीटाइम ट्रेड बेनिफिट्स हैं, है ना, वो भी हम बढ़ा रहे हैं, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो नए नए पोर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, तकनीकी विकास है, सतत सतत विकास है, सस्टेनेबिलिटी है, कनेक्टिविटी है ना, ये क्या कर सकती है कि भारत को जो है ग्लोबल मैरीटाइम लॉजिस्टिक हब बनने में सहायता कर सकती है। यानी कि एक वैश्विक समुद्री लॉजिस्टिक्स हम डेवलप कर सकते हैं, और इससे एक इंटीग्रेटेड और साथ ही साथ में सस्टेनेबल और कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, ठीक है, पॉलिसी लेवल पे रखने की ज़रूरत है अगर हम इन चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ चीज़ें और मेंशन कर सकते हो, जैसे सागर महासागर जो विज़न है इंडिया का, है ना, इंडो पैसिफिक में भी इंडिया अपना ट्रेड बढ़ाना चाहता है। ठीक है, एक वो आईआर वाला पर्सपेक्टिव भी डाल सकते हो कि इंडो पैसिफिक में जो है एक फ्री एंड फेयर प्रोस्पेरिटी चाहता है इंडिया, तो इसके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो। ठीक है, और अपने पड़ोसी देशों के साथ भी और इंडो पैसिफिक रीजन में भी ट्रेड डेवलपमेंट हो इंडिया का। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। इसमें बताया गया है कि देखो, अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का महत्व को स्पष्ट करना है। साथ में हमें एफडीआई में जो हाईली गिरावट आई है, ठीक है, देखो एफडीआई में तो आई है, एफपीआई में भी मैं बता देती हूँ, आज की न्यूज़पेपर में भी था कि अभी तक का, आज तक का टिल डेट सबसे ज़्यादा जो एफपीआई में गिरावट आई है वो अभी इस समय पे आ रखी है। ठीक है, इसके कारणों का विश्लेषण करना है हमें। ठीक है, और भारत में एफडीआई बढ़ाने के लिए उपचारात्मक सुझाव देने हैं यानी सजेशंस देने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि देखो एफडीआई एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है जिसमें जो फॉरेन कंपनीज़ होती हैं वो भारत में या फिर किसी भी देश में कैपिटल यानी पूंजी, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, और साथ ही साथ में मैनेजमेंट स्किल यानी कि उनका प्रबंधन कौशल जो होता है वो उस वे में इन चीज़ों से जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं विद अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, एक दीर्घकालिक अप्रोच के साथ वो ये सब लाते हैं। ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि भारत हो गया, ठीक है, उसको पूंजी की भी ज़रूरत है। ठीक है, उसको पूंजी की, तकनीक की, और साथ ही साथ में मार्केट एक्सेस, वो भी ग्लोबल मार्केट एक्सेस उसको चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में एफडीआई एक बहुत अच्छा जो है ज़रिया हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए। हाउएवर जो हाल ही की ईयर्स हैं उसमें भारत ने विटनेस किया है डिक्लाइन एफडीआई में। ठीक है, डिक्लाइन विटनेस किया है, और इसके कारण जो है इसका विश्लेषण और समाधान भी ज़रूरी है। फिर हम बताएंगे कि मेन बॉडी में क्या लिखना है हमें। तो पहले हम इम्पोर्टेंस बताएंगे कि देखो एफडीआई की क्या इम्पोर्टेंस है भारतीय इकोनॉमी में। सबसे पहली चीज़ कि पूंजी निर्माण और आर्थिक वृद्धि, यानी कि एफडीआई जो होता है वो किस लिए ज़रूरी है, एक तो कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, कैपिटल को इस्टेब्लिश करने के लिए, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जैसे कि एफडीआई अगर आती है तो हमारी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, उससे इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, साथ ही साथ में जो सेवा क्षेत्र है यानी सर्विस सेक्टर वो भी स्ट्रेंथन होता है। अब हम बताएंगे इसमें एग्जाम्पल में आप लिख दो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेट्रो में, हाईवे में, है ना, और वोडाफोन आइडिया, सुजुकी जैसी कंपनीज़ जो हैं वो करती हैं। फिर आपको बताना है टेक्नोलॉजी और नवाचार हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि एफडीआई जब आती है ना तो सिर्फ पैसे या फिर कैपिटल नहीं आ रही है, साथ ही साथ में नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं। ठीक है, और इनोवेशन भी आते हैं हमारे देश में, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सहायता होती है, और हम अच्छे तरीके से, नए तरीके से, इनोवेटिव तरीके से हम प्रोडक्शन कर पाते हैं, या फिर हमारी इकोनॉमी जो है वो इनोवेशन ड्रिवन हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम क्या बताएंगे कि सुजुकी टोयोटा अभी बताया, एग्जाम्पल लिख दो, और या फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और आईटी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईटी और डिजिटल सर्विसेज में आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप रोज़गार सृजन की बात करोगे
आप बताओगे कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। ग्रीन फील्ड एफडीआई जो है, जो होती है, उससे किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होती है। एग्जांपल के लिए फॉक्सकॉन, सैमसंग, और फॉरेन वेंचर कैपिटल की बारे में बात कर सकते हो स्टार्टअप इकोसिस्टम में। साथ ही साथ में एक्सपोर्ट ग्रोथ यानी कि निर्यात वृद्धि और वैश्विक एकीकरण की बात करोगे, ठीक है। तो एफडीआई कनेक्ट करता है इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन से, ठीक है। जैसे कि इंडिया हम बता सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर जो है वो बन गया है, ठीक है, हब बन गया है। फिर लेकिन ये घट क्यों रही है एफडीआई, ठीक है, इसके बारे में हमें सोचना है, ठीक है। तो देखो एफडीआई घट क्यों रही है, इसके बेसिक जो रीजंस हैं वो देखो, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता हमें पहले बतानी पड़ेगी कि देखो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा कोविड-19 आया, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, ठीक है, और जो मिडल ईस्ट में तनाव होते हैं, ठीक है, ये एक मेजर रीज़न है कि इतनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो जाती है, इतनी पॉलिसी लेवल पे अनसर्टेनिटी हो जाती है कि जो डेवलपमेंट है ना, वो और जो एफडीआई है वो जो है अनसर्टेन हो जाता है, वो भी अनसर्टेन हो जाता है, ठीक है। अगर ये ग्लोबल रिसेशंस आते हैं जिस तरीके से, और ये पैंडमिक वगैरह आते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि लोग, जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो अपना पैसा निकालने लगती हैं, ठीक है। वो पैसा निकालती हैं तो यानी कि जो रुपी है उसकी वैल्यू घटती है ना, और जो दूसरी करेंसी होती है जैसे डॉलर है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है अगर वो निकालेंगे, ठीक है। तो डॉलर का डिमांड जो है बढ़ जाता है और रुपी का घटने लगता है। तो हमारी इकोनॉमी को तो मतलब चारों तरफ से नुकसान झेलना पड़ता है, करेंसी से लेके, इकोनॉमिक ग्रोथ से लेके, एम्प्लॉयमेंट से लेके, तो वो हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी जो होती है वो हमारी ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से भारत की भी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर हम विकसित देशों की मौद्रिक शक्ति के बारे में बात करेंगे कि देखो वही जो भी हमने बोला कि जो यूएस और यूरोप जैसी जो कंट्रीज़ हैं, है ना, ये इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा देती हैं। तो इससे क्या होता है कि इन्हीं की कंट्रीज़ में जो है कैपिटल दोबारा से फ्लो होने लग जाता है। फिर जो घरेलू नीतिगत एवं संरचनात्मक बाधाएं हैं यानी कि स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स हैं, और डोमेस्टिक पॉलिसी, इसमें क्या है कि देखो हमारी जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं वो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, यानी कि जो उद्योग सुगमता होती है ना, ये जितनी ज़्यादा बढ़ती है, जितनी ज़्यादा अच्छी रहती है, उतना ही अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ रहता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स लैंड भूमि अधिग्रहण में इंसान का अगर 90% समय चला जाएगा, श्रम कानूनों का जटिल जो क्रियान्वयन होता है, इसमें आप बता सकते हो कि अभी आप बताओगे कि देखो 27, 28 या 29 जो टोटल लेबर लॉज थे उनको 4 लेबर कोड में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में बताओ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बताना है, और जो टैक्स विवाद है, कर विवाद होता है, और इसको जो कंप्लायंस बर्डन होता है, इसमें आप बता सकते हो कि जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बारे में बात कर सकते हो कि किस तरीके से ये हेल्प करेगा। साथ ही साथ में विवाद से विश्वास बिल जो था, है ना, एक्ट जो था, उसके बारे में बात कर सकते हो। फिर इनकम टैक्स में भी जो छूट दी गई, ये सब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये जो डोमेस्टिक पॉलिसी और स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स हैं, ये इन चीज़ों से कम होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है कि जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिस्प्यूट्स होते हैं, इससे भी प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टर्स के बीच में, ठीक है। फिर वैश्विक प्रतिस्पर्धा पे बात करेंगे हम कि जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देश सस्ते श्रम और सरल नीतियों से निवेश आकर्षित करते हैं। जैसे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जो क्लोथ्स का इंडस्ट्री है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा फेमस है, एफडीआई बहुत वहाँ जाती है। फिर भारत में एफडीआई बढ़ाने हेतु जो है सुझाव क्या दोगे आप, ठीक है। वही सुझाव देने हैं कि देखो आप जो है पॉलिसी का यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अननेसेसरीली रेगुलेटरी जो प्रोविजंस है वो ना रहें, है ना। आपको बताना है कि कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे लॉज में, सिंप्लिसिटी रहे, ठीक है। टैक्स रिफॉर्म्स इस तरीके से हों कि वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाएं, ठीक है, इंसेंटिव्स मिले,
और देखो आ गया ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। फिर आप रीजनल इन्वेस्टमेंट में बताओगे कैसे कैसे प्रमोट करना होगा, जो ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे उसको बढ़ावा देना होगा, ठीक है, जिसमें आप अभी बता सकते हो कि टोटल 18 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके साथ इंडिया का एफटीए है, और हाल ही में यूके जो है उसके साथ भी हुआ है, और ये यूरोप के साथ भी हम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना मेंशन करो यहाँ पे कि कैसे कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। फिर आप इसका कंक्लूजन पे आओगे, आप बताओगे कि देखो जो एफडीआई है उसके अंदर डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और ये बताता है कि ये बेसिकली जो है एक बहुत बड़ा कंसर्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत क्रूशियल भूमिका निभाता है किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तकनीक के लिए, विकास के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जैसे पॉलिसी अनसर्टेनिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज हो गए, है ना, अब यहाँ पे इंडिया यूएस का जो टैरिफ वॉर चला था उसके बारे में जिक्र कर सकते हो, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से क्या होता है ना कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो हो जाता है, ठीक है। और इंडिया को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म टू स्टोर स्टेबिलिटी इन पॉलिसीज़, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारे, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करे, ठीक है। साथ ही साथ में सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फर्दर मोर ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप को बढ़ाए, जो हमने एफटीए की भी बात करी, और सेपा हो गया, एफटीए हो गया, ईसीटीए हो गया, है ना, इनका आप जिक्र करो। फिर इंडिया एक अच्छा जो है फिर हम इसके साथ कंक्लूड कर देंगे कि आर्थिक आकर्षक जो है बनाए रख सकता है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन 4 है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है कैसे एसेंशियल है टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट इन द कंट्री, ठीक है। तो किस तरीके से इसमें आपको समझाना होगा कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं तो पीपीपी की मदद से हम उसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में इसको डिस्कस करने के बाद हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं अगर हम इसकी जो पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं इनकी प्रभावशीलता को बढ़ाना चाहते हैं, और साथ ही साथ में हमें आगे के लिए एक राह भी उनको बतानी है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। तो अब इसको आप कैसे समझाओगे, बताओगे कि देखो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, और जो अर्बनाइजेशन है, जो औद्योगिकरण है भारत में, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि रोड्स की डिमांड, रेलवे की, पोर्ट्स की, एनर्जी की, अर्बन सर्विसेज की, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। साथ ही साथ में हम यहाँ लिख सकते हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी बात कर सकते हो, ठीक है, पॉपुलेशन की भी एक रीज़न है, ठीक है। इन सब की वजह से भारत की नीड है कि वो ये सब चीज़ें करेगा ही करेगा, ठीक है। और ये सब होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बर्डन पड़ रहा है, ठीक है। और इसको, और साथ ही साथ में उसकी नीड भी बढ़ रही है। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को ख़त्म करना चाहते हैं तो सिर्फ पब्लिक रिसोर्सेज से नहीं हो पाएगा, पीपीपी का भी रोल इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आप यह कर सकते हो कि आप गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर की दोनों को मिला के आप आगे बढ़ सकते हो। फिर हम बताएंगे कि पीपीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, सॉरी, आर प्रेफर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी है, इसका जो है क्या रोल है, इसको क्यों प्रेफर किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आप एक्सप्लेन करोगे कि जो निजी क्षेत्र का वित्त पोषण और विशेषज्ञता यानी कि प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग एंड एक्सपर्टाइज सबसे मेन चीज़ है। देखो ये लोग ना एक्सपर्टाइज होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, मेन चीज़ तो, ठीक है। और फाइनेंसिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें वही आ जाएगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इनोवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ जाती है, ठीक है, कॉस्ट भी घटती है। प्राइवेट सेक्टर देखो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। फिर आप बताओगे कि समयबद्ध यानी टाइमली कंप्लीशन होता है प्रोजेक्ट्स का, और सरकार का ही नियंत्रण रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बताओगे कि जो चैलेंजेस होते हैं ना पीपीपीज जो हैं इंडिया में, उनको क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज़, ठीक है। तो
20 से 30 वर्षों तक चलने वाली परियोजनाओं से ये ना अप्रासंगिक सौदेबाजी टाइप की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतिगत या आर्थिक परिवर्तनों के कारण निजी क्षेत्र ऐसी परियोजनाओं या कारोबार में अपनी सौदेबाजी की क्षमता को खो देता है। ठीक है, तो इससे मेन चीज़ है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का जो सिस्टम होता है, इसमें ना बहुत ज़्यादा पैसे और एनर्जी बहुत ज़्यादा जाती है, और प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, कॉस्ट बढ़ जाता है, और डिले बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ होती हैं, इनका पार्टिसिपेशन, और साथ ही साथ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी वित्त पोषण की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में आप बात करोगे यहाँ पे। फिर है वे फॉरवर्ड, आप क्या कर सकते हो, तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स आप मेंशन करोगे। फिर आप बताओगे कि सर्विस डिलीवरी पे फोकस होना चाहिए, ठीक है, और जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट, साथ ही साथ में एक्सपर्टाइज मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। ग्रीवेंस रिड्रेसल बहुत ज़्यादा सिंपल और ऑनलाइन और डिजिटाइज होना चाहिए। कानून में संशोधन करना चाहिए, अमेंडमेंट करो लॉज में, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है, जिससे क्या होगा कि एक्ट ऑफ करप्शन और जेन्युइन एरर्स, इसके बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। एक पीपीपी इंस्टीट्यूशन जो है इसको इस्टेब्लिश होना चाहिए, एंड नेशनल फैसिलिटेशन कमेटी भी फॉर्म होनी चाहिए जो टाइमली प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर पाए। फिर आप बताओगे कि कैसे इंडिपेंडेंट रेगुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म होने से क्या अलग अलग सेक्टर के लिए क्या होगा कि आप उसमें डेवलपमेंट भी इंश्योर कर पाओगे। फिर आपको कंक्लूड करना है कि देखो जो पीपीपी होता है ना मॉडल डेवलपमेंट का, ये एक अल्टरनेटिव मॉडल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल भी है, यानी कि आवश्यक रणनीतिक साधन बन चुका है। सीमित सार्वजनिक संसाधनों, बढ़ती अवसंरचना मांग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड, साथ ही साथ में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की परिस्थितियों में जो पीपीपी है, सरकार की जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी है, साथ ही साथ में जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है, इसको एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, ताकि जो विकास की जो स्पीड होती है वो बढ़ सके। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको लिखोगे। फिर आप बताओगे कि हालांकि अभी जो लैंड एक्विजिशन हो गया, पॉलिसी अनसर्टेनिटी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, और जो इंस्टीट्यूशनल लूप होल्स हैं पीपीपी परियोजनाओं की सफलताओं में, ये बहुत ज़्यादा बाधा बन रही है, और इसको ख़त्म करने के लिए हमें एक ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट चाहिए, एक बैलेंस्ड रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, एक हमें एक कहते हैं ना कि टाइमली जो विंडो क्लियरेंस होती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, वो वाला सिस्टम चाहिए। साथ ही साथ में हमें एक अच्छा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ में एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऐसा हो जो सक्षम हो, ठीक है। इस तरीके से ये सब हम डेवलप करके हम जो हमारा पीपीपी मॉडल के थ्रू हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में जो गैप रह गए हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंक्लूड करोगे, और अब आप आंसर्स लिखो इसके, ठीक है, और कुछ कुछ करंट का डाटा वगैरह जहाँ भी मैंने बताया है, और बाकी और भी आप अपनी जगह से उसको कर सकते हो, ठीक है।